हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मैप बाय विवेक सिंह। ये जो वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन मैनेजमेंट है उसका ये सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास है मतलब फर्स्ट क्लास जो है वो हमने कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में जो आपका एक फोल्डर बना होगा जिसमें रहेगा माइंड में IBPS AFO 25-26 उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फुल कोर्स कर रहे हैं, फुल कोर्स ऑफ IBPS AFO मेंस। ठीक है, फुल कोर्स रहेगा यूट्यूब पे। ओके, PDF जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये आपको और PDF और माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग ये है जो इंस्टेंट रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। जैसे एक्विफर है, हाँ, तो इसका आपको बहुत आराम से दिख जाएगा कन्फाइंड एक्विफर क्या है, अनकन्फाइंड एक्विफर क्या है। विद इन 6-7 पेज इंस्टेंट रिवीजन E to Z इंपॉर्टेंट PYQ के आधारित सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो PDF और माइंड मैपिंग है ये आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। हर दिन जो मैं पढ़ाऊँगा उसका पेड ग्रुप में सारे PDF आपको वहाँ को मिल जाएंगे। पेड ग्रुप का चार्जेस है 400 रुपीज़, जिससे आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज देखा। वाटर रिसोर्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक अर्थ है तो अर्थ में 97% सैलाइन वाटर है जो कि बिना मतलब का होता है, कोई यूज़ नहीं होता है। 3% फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर में भी हमारा 4 प्रकार का वाटर होता है। जैसे अदर्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होते हैं, उसके बाद आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स होते हैं, सरफेस वाटर होता है। तो सरफेस वाटर जो है वो 0.3% है, उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिवर, स्वैम्प्स और लेक्स। लेक्स सबसे ज़्यादा 87% है, फिर रिवर कितना है 2% है, और स्वैम्प्स कितना है 11% है। फिर हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स देखे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, जिसमें प्रेसिपिटेशन देखा, रन ऑफ देखा, स्टोरेज देखा, इवेपो ट्रांसपिरेशन देखा। इसके बारे में पूरा रिवीजन देखा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर देखा। उसके बाद हमने स्टोरेजेस देखा, इवेपो ट्रांसपिरेशन देखा। अभी हम लोग नेक्स्ट जो सेकेंड क्लास से करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्स बहुत सिंपल है, इसमें चेंज होता है। क्लासिफिकेशन हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, एक तो होता है सरफेस वाटर और एक होता है सब सरफेस वाटर। सब सरफेस वाटर, ठीक है, तो इन दोनों में चेंजेस क्या है, बहुत सिंपल है। सरफेस वाटर जो कि सरफेस पे होता है, जैसे जो भी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो वाटर है उसको सरफेस वाटर बोलते हैं। अर्थ के सरफेस पे आपको कहाँ कहाँ वाटर दिखता है, रिवर में दिखेगा, लेक्स में दिखेगा, स्ट्रीम्स में दिखेगा, रिजर्वॉयर में दिखेगा। ठीक है, 3 जगह दिखता है आपको। वेटलैंड्स में भी होता है, ओशंस में भी होता है। जो सरफेस पे दिख रहा है वो सरफेस वाटर है, सिंपल। नेक्स्ट होता है सब सरफेस वाटर। इसमें देखने वाली क्या बात है कि देखो, ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर होता है, जैसे लैंड है, हाँ, तो लैंड के अंदर जो वाटर रिजर्वायर होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो आपको कम्स अंडर रेन एंड स्नो मेल्ट। किसी भी प्रकार से जैसे रेन हुआ, स्नो मेल्टिंग हुआ तो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सब सरफेस वाटर भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रॉक्स का ब्रेक, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, रॉक्स में बीच में जो दरार होते हैं ना उसमें पानी भर जाते हैं, उसको भी आपको क्या बोलते हैं, सब सरफेस वाटर। इसमें जो रॉक्स होते हैं ना, इसमें ना 2 तरह का लेयर होता है, एक इम्पर्मेएबल लेयर और एक होता है परमेएबल लेयर। अगर जो आपको रॉक है वो इतना ज़्यादा सॉलिड है ना कि उसके अंदर वाटर जा ही नहीं रहा है, तो उसको इम्पर्मेएबल लेयर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो रॉक होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर पानी जाने का मौका होता है, पानी जा पाता है, धीरे धीरे परमिएट कर पाता है, तो उसको परमिएबल लेयर बोलते हैं। ठीक है, ओके। एट द एंड क्या होता है कि जैसे ये आपको दोनों रॉक है, ऐसे हुआ, ये रॉक हुआ, बीच में जो भी जगह है ना आपको, वहाँ पे क्या होता है कि पानी भर जाता है।
ठीक है, बीच में ये जगह है, वाटर भर जाता है। एक समय आता है कि पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि और ज़्यादा पानी नहीं जा सकता उसमें, ठीक है, तो उसको अब हम लोग सैचुरेटेड जोन बोलते हैं। और ये जो सैचुरेटेड जोन होता है ना, इसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। और द टॉप ऑफ द सैचुरेटेड जोन, जो भी टॉप ऑफ द सैचुरेटेड जोन होता है ऊपर, जहाँ पानी आपको दिख रहा है, ठीक है, कहीं होगा या तो बहुत गड्ढे में ये चीज़ होगा, या तो आपको सरफेस लेवल में भी आ सकता है, तो 5 मीटर नीचे होगा, 10 मीटर नीचे होगा, या 100 मीटर नीचे होगा। उस एरिया को हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये गड्ढा इतना है और पानी यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, तो ये एरिया को यहाँ तक का जो लेयर है, ये जो डिस्टेंस है, ऐसे करेंगे कि वाटर टेबल यहाँ पे 200 मीटर नीचे है। ऐसे सुनते होगे कि यहाँ का वाटर टेबल बहुत नीचे है, यहाँ का वहाँ का वाटर टेबल बहुत ऊपर है। ऐसे करके हम लोग सब सरफेस रिजर्वायर में देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ एन एक्वीफर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्वीफर क्या है। देखो जो एक्वीफर है ना, इसको तुम क्या समझ सकते हो कि इट्स लाइक ए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक ऑफ वाटर। तुम ऐसे कर सकते हो कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक ना, जैसे टंकी लगा रहता है ना छत के ऊपर, हाँ तुम देखे होगे सबके घर में टंकी लगा होगा छत के ऊपर, ऐसे करके। तो ये टंकी समझ लो कि जो लैंड होता है ना, उसके अंदर एक अंडरग्राउंड नेचुरली स्टोरेज हाउस रहता है पानी का, उसको बोलते हैं आपको एक्वीफर। सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इसको थोड़ा लिखने के लैंग्वेज में क्या है कि सैचुरेटेड सॉइल और रॉक लेयर विथ स्पेसेस दैट अलाउ वाटर टू मूव थ्रू इज कॉल्ड एक्वीफर, ठीक है। सिंपल समझ गए, एक स्टोरेज हाउस बना हुआ है, एक स्टोरेज बना हुआ है अंदर। अब देखो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर लेमन लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाता हूँ कि होता क्या है। देखो अगर पानी ऊपर से तुमको दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये रॉक सॉलिड है, ऐसे करके रॉक सॉलिड है, और यहाँ पे तुम देखोगे कि ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया है, हाँ, लैंड के नीचे, और यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि पानी यहाँ तक है, मतलब ऊपर से तुम देख सकते हो, तो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर हो गया। और अगर पूरा लॉक है ना, ये पूरा एरिया है, ये पूरा लैंड है, और नीचे पानी है, तुमको दिख नहीं रहा है, ऊपर से तुम देख नहीं सकते हो, तो ये कन्फाइंड एक्वीफर हो गया। सिंपल लैंग्वेज में तुम यही समझ लो कि कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर होता क्या है, ठीक है। अब एग्जाम में आएगा तो तुम लिख दोगे, ठीक है। जो दिख रहा है तुमको, अगर ऊपर से पानी दिख रहा है, अगर खड़े और पानी दिख रहा है तो अनकन्फाइंड एक्वीफर हो गया। अगर खड़े हो पानी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो कन्फाइंड एक्वीफर हो गया, ठीक है। बोरवेल करते देखे हो, उसमें पानी दिखता नहीं है, हाँ, तो वो क्या हो गया, कन्फाइंड एक्वीफर हो गया, ठीक है, समझ गए। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाटर का प्लांट में, वाटर का प्लांट में क्या फंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए 90% ऑफ द प्लांट बॉडी बाई ग्रीन एंड फ्रेश क्यों होता है, ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली इन वाटर, अगर ये डिस्क्रिप्टिव वे में होगा तो आपको इंपॉर्टेंट है, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, व्हाट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल, ठीक है। क्यों करते हैं हम लोग, फॉर क्रॉप ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। रेनफॉल नहीं होता है जो जगह, क्योंकि इंडिया जो है वो आपको मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, ठीक है। मतलब इंडिया का जो है एग्रीकल्चर वो मॉनसून डिपेंडेंट होता है, रेनफॉल पड़ेगा तो एग्रीकल्चर ठीक है, नहीं तो ऊपर से हमको पानी देना पड़ता है। जो रेनफॉल नहीं कर पा रहा है हमको ऊपर से पानी देके उसको सप्लीमेंट करना रहता है, ठीक है। क्यों करते हैं भाई, क्रॉप ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। समझ गए इरीगेशन क्या है। व्हाट इज़ इरीगेशन मैनेजमेंट, कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, उस फॉर्म को इरीगेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। पानी को कैसे मैनेज करें, कितना पानी देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, इसको मैनेजमेंट का तरीका को इरिगेशन मैनेजमेंट करते हैं।
मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि वेस्टेज ना हो, जैसे पानी का वेस्टेज ना हो। कहीं पे 500 लीटर पानी चाहिए तो ऐसा ना हो कि 5000 लीटर वहाँ पे दे रहे हैं, और जहाँ पे 5000 लीटर पानी चाहिए वहाँ पे हम 200 लीटर पानी दे रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड मिस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के तरीके को, जो हर चीज़ को मैनेज करे, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गया, एनर्जी हो गया, सब चीज़ को मैनेज करने के ढंग को हम लोग इरिगेशन मैनेजमेंट कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जितना ज़रूरी उतना देना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट। इरिगेशन मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है? क्योंकि प्रॉपर प्रोपोर्शन में वाटर का वो हो सके, वाटर हम दे सके। एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट में हमको जितना पानी चाहिए, 200 लीटर पानी चाहिए, तो उतना प्रोपोर्शन में दे पाए। अगर वो बोलता है कि 200 लीटर पानी हमको 20-20 लीटर करके तुमको 10 दिन में, 10 डेज़ में चाहिए, तो हम ऐसे पानी दे पाएँ, इसको बोलते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट यही है, पानी इतना दो टू यूटिलाइज द वाटर कंसिडरिंग द कॉस्ट बेनिफिट, टू डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल वाटर विदाउट एनी स्पेशल प्रॉब्लम। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर देखते जाओ, सब कुछ देखते जाओ। इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मॉनसून का अनसर्टेनिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत जगह आप देखोगे कि पहले पानी जून में, मई में होता था, पर अभी बारिश नहीं हो रही है, तो भाई क्रॉप को तो पानी चाहिए ना, तो क्रॉप को हम पानी कहाँ से देंगे? ऊपर से जो इरिगेशन वाटर होगा, जो हम लोग इरिगेशन वाटर देते हैं, या तो कैनाल सिस्टम से देते हैं या तो बोरवेल से देते हैं, जैसा भी, जहाँ भी एज़ पर लोकेशन, एज़ पर जियोग्राफिकल लोकेशन जो भी हो सके वो हम लोग करते हैं। बहुत जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, उसके लिए भी हम लोगों को इरिगेशन की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं हाई यील्डिंग क्रॉप्स की जो डिमांड होती है वाटर की, इवन बारिश हुआ मान लो, तो बारिश से भी क्रॉप की जो वाटर की डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तब हमको इरिगेशन देना पड़ता है। कुछ कुछ हाई यील्डिंग क्रॉप्स में ये प्रॉब्लम है। फिर अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का डिफरेंसेस है, क्या हो रहा है कि सॉइल के यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉप लगा हुआ है, पर ये जो सॉइल है ना, उसका वाटर का होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग को देने का ज़रूरत होता है वाटर, इरिगेशन के सहारे एक्स्ट्रा वाटर, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंटेड वाटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सीज़न ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। हाँ, रेनफॉल के सीजन्स देख लेना। कभी कभी एकदम लेमैन क्वेश्चंस नाबार्ड में देखा गया है कि ये भी पूछ दिया है, तो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो सकते हो तुम कि एक्चुअल में सीज़न कौन सा होता है। जैसे विंटर में जो रेनफॉल होता है वो तुम देखोगे जैन फेब में होता है, वहीं तुम समर में देखोगे हॉट वेदर पीरियड जो होता है उसमें मार्च टू मई में होता है। हाँ, खरीफ रीजन, खरीफ जो होता है, खरीफ साउथ वेस्ट मानसून पे, खरीफ में, खरीफ सीज़न जो होता है, खरीफ क्रॉप सीज़न, उसमें साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है जून और सितंबर में। वहीं राबी में नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होती है वो अक्टूबर और दिसंबर में। दिस बोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर बजट क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर बजट। देखो, वाटर बजट क्या है ना, कि इट इज़ डिफाइंड एट द रिलेशनशिप बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर। मान लो तुम्हारा एक एरिया, मान लो तुम रहते हो कोई एरिया में, ये एरिया तुम्हारा है और ये इधर से वाटर जाता है, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो या बाहर भी निकल जाता है, तो मे बी वो बारिश से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, या कहीं कोई स्ट्रीम्स आपके एरिया से जा रहे हो, तो देखना है कि इनफ्लो कितना है पानी का, हाँ, कितना पानी आ रहा है। जैसे हम देखेंगे इनफ्लो कितना है पानी का, हाँ, और आउटफ्लो कितना है, पानी कितना जा रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना, स्पेसिफाइक रीज़न का हमको देखना है। उससे क्या पता चलता है ना, कि ये पता चलता है कि कौन सा पीरियड जो है उसमें वाटर प्रेसिपिटेशन एक्सेस हो रहा है और कौन सा पीरियड में डेफिसिट हो रहा है। ये मेज़रमेंट, क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट के लिए काम आता है। जैसे हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो जानेंगे हमेशा का ना, हर टाइम का, तो उसमें एक पीरियड पता चलेगा तुमको, जब पता चलेगा कि भाई पानी तो बहुत आ रहा है, हाँ, तो पता चलेगा, मान लो एग्जांपल कि जून जुलाई जो है वो पीरियड बहुत अच्छा है, एक्सेस वाटर का है। और डेफिसिट वाटर का क्या होगा, हो सकता है तुमको पता चले कि यार मार्च से अप्रैल और मई जो है वाटर डेफिशिएंट होता है,
हाँ, तो ये वाटर बजट से ना आपको समझ आएगा कि वाटर एक्सेस कब हो रहा है और वाटर डेफिसिट कब हो रहा है एक स्पेसिफाइड रीज़न का। आपको कुछ स्पेशल चीज़ें इसमें समझ आएगी, जैसे एक रेनफॉल है ना, अगर रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, रेनफॉल बिलो 2.5 mm अगर हो रहा है, तो वो वाटर बजट में हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि IMD जो होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से जो रेनी डे है, अगर क्या रेनी डे जो है उसको कंसिडर किया जाता है अगर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस डे को रेनी डे बोलते हैं, ठीक है। अगर बहुत कम बारिश हुई है तो उसको आप रेनी डे नहीं बोल सकते हो, उसके लिए एक स्पेसिफाइड टर्म है कि 2.5 mm से ज़्यादा बारिश होना ज़रूरी है, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होना ज़रूरी है टू कंसिडर इट एज ए रेनी डे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, रेनी डे वाला इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वाटर बजट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है? लैक ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। पानी चाहिए हमको 2 ग्लास, मुझे पानी मिल रहा है 1 ग्लास, वाटर स्केयर है, वाटर कम है, ठीक है। अब इसको मेज़र करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंडेक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वाटर स्कैरसिटी ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉल्कन मार्क इंडिकेटर जो होता है वो वाटर स्कैरसिटी को मेज़र करता है, और वाटर स्ट्रेस इंडेक्स जो है अकॉर्डिंग टू UNDP मेज़र करने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्या होता है कि देखो, अगर वाटर कंट्री में पर पर्सन पर ईयर एक साल में अगर 17,000 मीटर क्यूब से 1700 मीटर क्यूब से कम है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कंट्री हाँ इज एक्सपीरियंसिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस में वो कंट्री, ठीक है। 1,000 मीटर इस क्यूब से अगर कम मिल रहा है पर पर्सन को तो स्कैरसिटी है, और 500 से कम मिल रहा है तो एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, ठीक है। अगर हम लोग वाटर स्कैरसिटी को मेज़र करते हैं ना तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिटिकलिटी रेशियो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। तो इस अप्रोच से हम लोग क्या सीखते हैं कि कंट्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिखे हैं। यूजिंग दिस अप्रोच हम लोग क्या देखें, कंट्री सेड टू बी वाटर स्केयर इफ़ कंट्री विदड्रॉ वाटर स्केयर कहलाएगा एक कंट्री अगर वो 20 से 40% ऑफ एनुअल सप्लाई कंट्री का जो वाटर का विड्रॉ करता है, और अगर वो 40 से ज़्यादा विड्रॉ करता है तो उसको सीवियरली वाटर स्कैर्स एरिया कहलाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट इरिगेशन टर्मिनोलॉजीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको विस्तार में करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपको ये PDF पहले से चाहिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर करके और साथ में पढ़ते हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।